ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका दैनिक पंचांग में और आज की प्रस्तुति में। यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और आज भी उस नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत है। इसके आपके सुझाव के अनुरूप इसके पहले भाग का लघु रूप अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इसका एक भाग अंक ज्योतिष पर आज कैसा दिन रहेगा, जो चौथा भाग है, 5वां भाग है इसका, उसका अलग से ही अंग्रेजी में भी प्रस्तुत आपके सुझाव के अनुसार की जाएगी। आज 29 जून है। आज आज 29 तारीख को किसी भी माह का जन्मदिन है, उसके लिए भी विशेष प्रस्तुति अलग से की गई है। तो चलते हैं आज के पंचांग पर। पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है जो हम सब अक्सर समझते हैं। यह हमारे व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। पंचांग हमारे जीवन में हम भूमिका अदा करता है। इसके मद्देनजर इसके को देखते हुए चलिए आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। चलिए पंचांग के पहले भाग की तरफ चलते हैं। पंचांग का पहला भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 29 जून 2025, महासाद, पक्ष शुक्ल, शाखा संवत 1943 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलियुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:01 पर, सूर्यास्त 6:45 पर, सनराइज एट 5:01 AM, सनसेट एट 6:45 PM। दिशा शूल पश्चिम है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करना की बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार रविवार, तिथि 9:14 तक चतुर्थी, उसके बाद पंचमी, नक्षत्र प्रातः 6:34 तक अश्लेषा, उसके बाद माघा, योग संध्या 5:59 तक वर्ज, उसके बाद सिद्धि, और करण प्रातः 9:14 तक वृश्चिक, उसके बाद तत्पश्चात रात्रि के 9:13 तक पव, और उसके बाद पालो। ये रहे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व शिव का वास जब तक चतुर्थी तिथि है, यानी प्रातः 9:14 तक, तब तक वे क्रीड़ा स्थल पे है, जो कि कष्ट और दुख के कारक है। तत्पश्चात वे कैलाश पर्वत हो जाते हैं, पंचमी जब होता है, और यह कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ का जाना सुखप्रद है। जय भोलेनाथ। चलिए महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:20 तक, अमृत काल कल भोर में 4:52 से 6:31 तक, रवि योग प्रातः 5:01 से 6:34 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 तक, गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:04 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:14 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में संध्या 5:02 से 6:45 तक, राहु काल, गुलिक काल अपराह्न 3:19 से 5:02 तक, यमगंड दिन के 11:53 से 1:36 तक, वर्ज मुहूर्त रात्रि 6:57 से 8:36, भद्रा सूर्योदय से यानी आज प्रातः 5:01 से रात्रि के 9:14 तक, गंडमूल प्रातः 5:01 से कल सूर्योदय तक, यानी आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, जिसे अहोरात्रि भी बोला जाता है। भद्रा का वास आज
पाताल में है, मृत्यु लोक में है, जो अशुभ है। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो आज अंश के अनुसार जो जो ग्रह मजबूत की स्थिति में है वे सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव। आज चंद्रमा और शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। चंद्रदेव कुछ ही देर में कर्क राशि अपनी स्वयं की राशि से सिंह राशि सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे और इस प्रकार और शुक्रदेव अग्नि राशि मेष राशि से निकलकर शुक्र की वृषभ राशि में जाएंगे। अभी फिलहाल शुक्र की राशि में कोई भी ग्रह गोचर नहीं कर रहा। तो इस प्रकार मित्र राशि में दो ग्रह, शत्रु राशि में दो ग्रह, सब राशि में चार ग्रह, स्व राशि में एक ग्रह। ग्रहों की शक्ति के अनुसार यदि देखें शुक्र देव जब वृषभ राशि में आएंगे, मेष राशि से वृषभ राशि में आएंगे तो अपनी ही राशि में आ जाए और तब शत्रु राशि में की संख्या घटेगी और स्व राशि की संख्या बढ़ेगी। चंद्रमा मित्र की राशि में ही है, अपनी राशि में है और मित्र की राशि में जाएंगे। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में तीन ग्रह, शत्रु नक्षत्र में तीन ग्रह, सम नक्षत्र में दो ग्रह, स्व नक्षत्र में एक ग्रह। और इस प्रकार बृहस्पति और राहु आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र, चंद्र, मंगल तीन ऐसे ग्रह हैं जिनके स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। सूर्यदेव सूर्यदेव राहुदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में दो ग्रह, राहुदेव के नक्षत्र में दो ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र में दो ग्रह। राशि के अनुसार सूर्य की राशि में दो ग्रह, चंद्र की राशि में दो ग्रह, बुध की राशि में दो। और इस तरह से आज ग्रहों का की स्थिति का आकलन हमने किया। हम आपको ले चलते हैं इस माह में होने वाले अन्य ग्रहों के गोचर पर। तो अब चूंकि आज 29 तारीख है इसलिए कोई भी ग्रह का गोचर 29 जून को केवल आज ही शुक्र देव का गोचर है और बृहस्पति देव 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे, कोई भी वक्री ग्रह नहीं है। तो इस प्रकार हम अब आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में। पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। चलिए चलते हैं दूसरे भाग में जहां हम चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो आपके जन्म कुंडली में उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल, कौन कौन सा फल हो सकते हैं, कैसे फल हो सकते हैं और आज का दिन कैसा होगा यह हम देखें। यह शिक्षाप्रद भी है और उपयोगी भी। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, आज चंद्रमा 6:34 तक एक नक्षत्र में, उसके बाद 6:34 तक दूसरे नक्षत्र। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार यह फल देखते हैं।
और चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज का दिन कैसा होगा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं आज, और आपके जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में है, उनसे आपस में तालमेल कर ये देखा जाता है कि आज का दिन कैसा होगा। इसे तारा बल कहते हैं। किंतु यह सिद्धांत नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो अद्भुत पद्धति है और सटीक पद्धति है। यह तारा बल से हम आज के बारे में जानते हैं, चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा किस नक्षत्र में आपके जन्म कुंडली में, हमारे आपके जन्म कुंडली। किंतु नव तारा चक्र पद्धति, चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपके जन्म कुंडली में है उससे ही हम जानते हैं कि कौन से दशा महादशा का फल हमारे लिए शुभ होगा, कौन सा अशुभ होगा, जो हमें शक्ति देता है शुभ में शुभ कार्य को निष्पादन कर सकते हैं, अशुभ में चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार रहे तो मानसिक स्थिति के लिए हम तैयार रहते हैं। साथ ही जन्म कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह की स्थिति हो सकती है, लेकिन नवतारा चक्र के अनुसार अगर ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं। और तत्पश्चात हमारे जीवन में जितने भी लोग अगर जन्म हमारे संपर्क में आते हैं, चाहे जीवन पर्यंत वे कैसे हमारे साथ होंगे, कैसा संबंध होगा, हम उनके लिए क्या होंगे, वे हमारे लिए क्या फायदेमंद होंगे, लाभदायक होंगे या हानिकारक होंगे, पीड़ादायक होंगे या बाधक होंगे, ये सभी हम नवतारा चक्र से जान सकते हैं। और यही वजह है कि नवतारा चक्र पर हमने विशेष प्रस्तुति रखा है, पोस्ट किया है यूट्यूब पर नवतारा चक्र की अद्भुत पद्धति पर, और उसमें भगवान राम, मां जानकी और पवन पुत्र हनुमान के जन्म कुंडली भी विश्लेषण किया है और नौ तारा चक्र पद्धति से आपस में जोड़ने का संबंध किया है कि दोनों में कैसे संबंध थे। हम संबंध जानते हैं अपने पुस्तकों से जानकर, किंतु नौ तारा चक्र के अनुसार कैसे साबित होता है यह आपको हम दिखाने का प्रयास किए हैं। जरूर देखें, ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। उसे देखें भी और साझा करें अपने मित्रों परिजनों स्वजनों के बीच समक्ष और शुभेच्छुओं के साथ। तो संक्षेप में बताते चले कि नक्षत्र ही परिणाम देते हैं, जन्म ग्रह के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र होते हैं कुल, और ग्रह कुल 9 ही हैं। तो आखिर कौन से ग्रह किस नक्षत्र की या कौन सा नक्षत्र किस ग्रह का परिणाम देगा, ये कैसे जाने। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र के समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखा गया, 3 ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में रखा गया। पहले भाग में पहला से 9वां, दूसरा से 10वां से 18वां, तीसरा में 19वां से 27वां, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। यह महादशा का क्रम होता है, केतु पहला ग्रह, फिर शुक्र दूसरा ग्रह, सूर्य तीसरा ग्रह, चंद्रमा चौथा ग्रह, और इस प्रकार बुध 9वां ग्रह। और पहले ग्रह को हर नक्षत्र का पहला समूह जो है, हर श्रेणी में से उसका स्वामित्व पहले ग्रह को मिला। पहले ग्रह को पहला, 10वां, 19वां हर समूह में से पहला जो नक्षत्र हुआ उसका स्वामित्व पहले ग्रह को मिला। यानी पहले ग्रुप से पहला ग्रह, पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरे ग्रुप से पहला नक्षत्र माघा, और तीसरे में से पहला नक्षत्र मूला। इनका स्वामित्व पहले ग्रह को दिया गया। और इस क्रम में दूसरे ग्रह शुक्र जो हुए उनको भरनी, जो दूसरा, पूर्वा फाल्गुनी 11वां और पूर्वाषाढ़ 20वां ग्रह नक्षत्र जो हुए उनका स्वामित्व दिया गया। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती हुए उनका स्वामित्व बुधदेव को। और इस प्रकार हम नक्षत्रों का फल, कौन ग्रह किस नक्षत्र के फल देंगे, मिलेगा किनको, यह हम देख सकते हैं। अब फलित कैसे करते हैं नवतारा चक्र पद्धति का, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, जिस नक्षत्र समूह में है, उनके स्वामी जो बने, जो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कैसे नक्षत्रों और ग्रहों को जोड़ा गया, तो उनके जो स्वामी बने वहां से गणना आरंभ होती है। और पहला जो ग्रह होता है वो मिश्रित फल देता है। जो पहला गणना में पहला ग्रह होता है
उसके बाद वहां से आरंभ की जाती है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं इस जातक के। और तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो बनते हैं वो समस्या कारक होते हैं, विपत्ति कारक होते हैं, बाधा कारक होते हैं, नैधन्य कारक। तो यह महत्वपूर्ण है। और यह आपको अगर पहले से पता चल जाता है कौन सा महादशा का फल हमारे लिए शुभ है, संपत्ति का कारक है, कौन सा क्षेम का कारक है, साधक का कारक है, मित्र प्रति मित्र है, या विपद प्रत्यय और नैधन्य है, यह हम समझ सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का निकाल सकते हैं। साथ ही साथ कौन हमारे साथ संबंध कैसे रहेंगे यह भी हम इस पद्धति से निकाल सकते हैं। तो यहाँ बता दें कि जो पीड़ा होती है, पहला की पीड़ा कब होती है, चूंकि मिश्रित फल देते हैं। तीसरा, पांचवा, सातवां जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे पीड़ा बढ़ती है। और सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का निधन भी, व्यक्ति का जन्म पहले ग्रह में होता है और निधन सातवें ग्रह में। तो इस तरह से हम फल देखते हैं। चलिए आज देखते हैं, आज जो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं उसका फल विभिन्न जातकों पर कैसा पड़ेगा। तो चंद्रमा आज 6:34 तक अश्लेषा में है। उसके बाद वे माघा में जाते हैं। अश्लेषा के नक्षत्र स्वामी बुध बनते हैं। माघा के बुध स्वामी नक्षत्र स्वामी केतु बनते हैं। और हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ होता है वहां से हम देखते हैं। तो उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें, यदि हमारा जन्म पढ़नी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो पहले भाग में हम पे मित्र है, सुफल है, और दूसरा भाग भी सुफल है। लेकिन यदि हमारा जन्म मृगशिरा चित्रा शर्विष्ठा में हुआ है तो पहला भाग दुखकारक होगा, प्रत्ययी होगा, और दूसरा भाग साधक का रूप करेगा, तो फल देगा। और इसी तरह से हम फलित निकालते हैं। जो कॉलम है और जो रो है, हम कॉलम है चंद्रमा के नक्षत्र का, और गोचर रो है हमारे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके फल का। जरूर देखें और अपना आकलन करें, मित्रों का आकलन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगले प्रस्तुति में ले चलते हैं। इसके जाने के पूर्व कुछ लोगों का सुझाव था कि यदि आज का दिन हमारे लिए खराब है और कुछ शुभ काम करने हैं तो फिर परिहार क्या है। इस संबंध में आपको बता दें कि यह प्रमाणित नहीं है, यह हमने संकलन किया है। इसे, इसका उपाय कर प्रयास करें उस जो आज का अशुभ जो आपका काम है वह अशुभ परिस्थितियों में न हो, उसे त्याज्य करें। परंतु यदि बाध्यता हुई तो आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रमाणिकता सही होगी यह हम नहीं दे सकते, क्योंकि यह हमने संकलन किया है और इस पर अभी तक हमने संपुष्टि का किसी ग्रंथ और ये में नहीं मिला। तो आज का यदि जन्म नक्षत्र में आपका पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान करें। प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान करें। निर्धन में है तो त्याज्य मुहूर्त है, मजबूरी हुई तो तिल सहित तो स्वर्ण का दान करें। ये पुनः बता दें, यह जो उपाय है, परिहार है, यह प्रमाणित नहीं है, अपुष्ट है। इसलिए कोशिश करें उस मुहूर्त को त्यागने के लिए, रिस्क न लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं दूसरे प्रस्तुति में। अब तीसरे भाग में, अभी तक आपने देखा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। अब आपको ले चलते हैं जहाँ चंद्रमा जन्म कुंडली में आपका किस राशि में है और नक्षत्र कुंडली में किस राशि में है, ये दोनों का ताल मिलकर कैसा फल होगा यह देख। तो चंद्रमा आज कर्क राशि में है 6:34 तक, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब तक कर्क राशि में है तब तक ये चंद्र बलम किन किन राशियों को सुफल दे रहे हैं। तो वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए जातक शुभता का समय दे रहे हैं।
वहीं जब सिंह राशि में आते हैं तो जातक को शुभता के संकेत जिन राशियों से मिल सकते हैं वह है मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन। ये राशि वाले जातक को आज शुभ फल मिलने की संभावना है। तो इन्हीं प्रस्तुति के साथ हम आपसे आग्रह करते हैं अगली प्रस्तुति में चलने के लिए, जो कि चौथी प्रस्तुति है, वह और महत्वपूर्ण है, चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया मुहूर्त एक शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभ अच्छे काम करने के लिए। और चौघड़िया ज्योतिष में यह एक प्रकार का मुहूर्त है, शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह शुभ काम पूजा पाठ हो, जब तक हो, साधना हो, तंत्र मंत्र आदि हो, और नया कार्य आरंभ करने के लिए भी यह उपयोगी हो। तो यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे या नहीं देख पाया तो कम से कम चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा ज्यादा उपयोगी है। और इसलिए इसकी उपयोगिता के को ध्यान में रखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता पर अलग से प्रकाश डाला है, तो जरूर देखिए। और आपके सुझाव के अनुसार इसमें हमने काफी इनपुट किए हैं, सब कुछ बताया है, आप वह आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी। कुल संक्षेप में बता दें, कुल 27 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन दिन के साप्ताहिक 7 ही दिन होते हैं। इसलिए साप्ताहिक दिनों के मद्देनजर साप्ताहिक दिनों के मद्देनजर सभी चौघड़िया का जो नाम है वो सातों दिन के अनुसार रखा गया। आठवां चौघड़िया जो होता है वह पहला चौघड़िया की ही पुनरावृत्ति होती है, इसलिए उसका नामकरण वही रहता है जो आज का दिन का होता है। इसलिए दिन का आरंभ आज के दिन से चौघड़िया से होगा, और चौघड़िया आज के दिन के अनुसार होगा। तो चौघड़िया का संबंध दिन से हुआ, और हर दिन के का संबंध किसी न किसी ग्रह से है, और हर ग्रह का संबंध किसी न किसी कार्य से है। इसलिए हर चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी हो। चार्ट में यहाँ डिस्प्लेड है, कृपया इसे देख लें और पूर्ण वीडियो को भी देखें, आपके लिए उपयोगी होगा। और वह चार्ट देखकर आप लाभान्वित हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। चौघड़िया देखते समय यह सुनिश्चित जरूर करना चाहिए कि चौघड़िया मुहूर्त जब भी हम निकालते हैं तो जो अशुभ मुहूर्त है उससे हम त्याग कर उसका उपयोग नहीं करते हैं। जो दिन के अशुभ मुहूर्त होते हैं, अशुभ काल जो होते हैं वे होते हैं राहु काल, शनि काल, और राहु काल, वेला, बार वेला और काल वेला, ये दिन के होते हैं, और रात्रि के काल रात्रि होते हैं। तो आज का चौघड़िया जो है, यह देखें कि आज का चौघड़िया की स्थिति क्या है। तो आज उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। संध्या का जो उद्वेग चौघड़िया है वो राहु काल से ग्रसित है, और दिन के जो बेला है अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया, ये क्रमशः बार वेला और काल वेला से ग्रसित है, और रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनके समय में अशुभ शुभ या अशुभ कार्य करने से शुभता शुभ नहीं मिलती, अशुभता सुनिश्चित होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौघड़िया का उपयोग करें, चौघड़िया के वीडियो को देखें, इस पोस्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें और अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के साथ साझा करें। पांचवें भाग में आपको ले आए हैं जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहता है। हम अपने पिछली प्रस्तुतियों में बताते चले हैं कि अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक काम करता है। शून्य इसमें नहीं काम ले जिसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 5 अंक एकल अंक जो ऐसा होता है जो मध्यम अंक होता है, यह सभी अंकों को सामंजस्य करता है। तो अंक ज्योतिष में शून्य को नहीं ले जाना,
और 5 का अधिकांश प्रयोग करना, ताकि हमें उसके फल मिल सके, पॉजिटिविटी मेंटेन हो सके, क्योंकि 5 का बैलेंस करना। तो 1 से 9 अंक तक हम प्रयोग करते हैं। जन्म तिथि का योग, जब भी कंपाउंड नंबर हमारे पास आता है किस कहीं भी, तो हम उसे योग कर जोड़ लेते हैं, जोड़कर हम एक अंक बनाते हैं। तो जन्म तिथि का एक अंक मूलांक कहलाता है, और जन्म तिथि माह और वर्ष का मूलांक, उसका उसका जो, और ये एकल अंक में उसे भाग्यांक कहते हैं, लाइफ नंबर कहते हैं, और या कंडक्टर का। तो बस जो होता है, जो जीवन का बस, लाइफ, कंडक्टर और बस में आपस में तालमेल चाहिए। इसलिए जो लाइफ, जो जन्म तिथि का योग है और जन्म तिथि माह और वर्ष का योग है, इसका आपस में तालमेल होना चाहिए। नहीं होने से अंक हमारे इम्बैलेंस होते हैं, असंतुलित होते हैं, और समस्या क्रिएट करते हैं। इसलिए आप भी इसको पहचाने और उपाय करें। उपाय के तौर पर, चूंकि जन्म तिथि हमारे साथ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहाँ किया जा सकता है? तो पहला, नाम, मोबाइल नंबर में आ दिया। तो जो आज का ये तिथि है, नहीं, अब उसके बाद हमारे पास नाम का ये अंक कैसे टोटल करें, जो अभी हमने कहा कि उपाय किया जा सकता है, तो अंक नाम में किया जा सकता है। तो नाम, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को तो अंकों का जोड़ करके उसको बना लेंगे, एकल अंक में परिवर्तित कर लेंगे। लेकिन मोबाइल, नाम, गाड़ी संख्या, मकान संख्या आदि में जहाँ अंक भी काम करते हैं और न अंक संख्या भी काम करते हैं, तो अंक जो है, ऐसे ये शब्दों को में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उसके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर लेते हैं, और फिर योग करते हैं, और योग कर हम उसका फल करते, यहाँ बताते चले। 1 से 9 अंक जो है, जो हम एक अलग प्रयोग करते हैं, वो किसी न किसी ग्रह से शासित, और इसका फल उन्हें देना पड़ता है। और इनकी जवाबदेही भी दोनों की बनती है, हमारे प्रयोग करने वाले की, और जो ईश्वर है जो उनको अंक का इनाम दे रहे हैं, उस उनके। तो ईश्वर तभी देते हैं जब हम उचित अंक को प्रयोग में लाते हैं। यदि हमारे जन्म अंक ज्योतिष की कुंडली में कोई अंक मिसिंग है, तो उस अंक की जो तत्व है या एनर्जी है हमारे शरीर में नहीं है, वह अंक, उसकी दिशा जो है वह प्रभावित है, कुप्रभावित है। इसको ध्यान में रखें। अक्षरों का अंकीय मूल्य इत्ताली का यह है, और इसी से हम नाम को परिवर्तित करते हैं, नाम को ऐड करते हैं, और इस तरह से नाम में सुधार भी कर सकते हैं। तो ये रहे आज के प्रस्तुति। आज का दिनांक 29/6/2025। 29 तारीख का मूलांक 2 होता है, और 29/6/25 का मूलांक 8 होता है, और 2 8 आपस में शत्रुता का संबंध बनाते हैं। तो आज के 8 नंबर जो कंडक्टर नंबर है, उनका संबंध हम देखें, किसी भी राशि, किसी भी नंबर संख्या से उनका जो है मित्रता का संबंध नहीं है। तटस्थता का संबंध 5 6 और 7 मूलांक वालों से, यानी जिनका जन्म तिथि 5 14 23 को हुआ है किसी माह का, 6 15 24 को हुआ है किसी माह का, 7 16 25 को हुआ है किसी माह का, तो वे सामान्य फल देंगे, कम से कम अशुभता नहीं देंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका मूलांक 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है, उनके साथ शनि देव बहुत ही कड़ा रूप अपना रहे हैं, और करे फल की हो सकती है, करे फल मिले। इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहे, सावधानी बरतें। 8 अंक अपने ही अंक को भी नंबर नहीं दे रहा, जिससे जो जो जुडिशियरी होता है, वह अपने भी अगर केस आ जाए उनके सामने, तो जुडिशियरी अंक ज्योति जुडिशियरी वह फेवर नहीं करता है अपने मित्रों को। इसलिए 8 अंक भी 8 अंक को फेवर नहीं कर रहा है, यहाँ दोनों में आपस में शत्रुता है। इसलिए 8 17 26 तारीख को जन्मे जाता है किसी माह का, 9 18 27 को जन्मे जाता है, तो फलदायी। तो आज का
जो 1 मूलांक वाले हैं, जिनका जन्म तिथि 1/10/1928, 2/11/2029, 3/12/21, 4/13/22, ऐसे लोग हैं जिनका मूलांक क्रमशः 1, 2, 3, 4 होता है। बहुत ही सावधान रहें, बी केयरफुल, स्ट्रगल होंगे। और आज का जो तिथि है वह अभी शुभ जरूर है दिन, लेकिन अशुभता भरा है। रविवार दिन है, रविवार सूर्य का होता है और सूर्य जो शनि में भी नहीं बनता, तो दिन भी कहिए आज प्रतिकूल है और फल भी प्रतिकूल है, इसलिए सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ दैनिक पंचांग के प्रस्तुति की कार्य हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। यह प्रस्तुति आपको YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई। यदि आप हमारी प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, स्वीकार और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। साथ ही साथ यदि हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, समूह से अनुरोध किया जाता है कि अपने मित्रजन, परिजन और शुभेच्छुओं के संग इसको साझा करें, ताकि वे भी इससे फलित कर सकें, वे लाभान्वित हो सकें और वे लाभ खुद ही कमाएं। विविध उपायों से, पंचांग का अनुसरण करके, अंक ज्योतिष में मुहूर्त को पालन करके और अंक ज्योतिष में अच्छे अंकों को जीवन में लाकर। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज यहाँ विराम देते हैं। कल तक के लिए हम पुनः आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए सूर्यदेव की असीम कृपा बनी रहे। आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।